एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। पहला पार्ट का मतलब कि पहला लेक्चर हमारा हो चुका है, जहाँ पे हमने देखा प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल होता क्या था, उसके पहले संविधान कैसे बना, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसमें कितने मेंबर्स थे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हम देखने वाले हैं संविधान के भाग 22 के बारे में, साथ ही साथ भाग 1 के बारे में। भाग 22 इसलिए क्योंकि उसमें बताया गया है कि भारतीय जो संविधान है उसका प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, किसी भी एक्ट में पढ़ते हो ना तो उसका लिखा रहता है सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में इसको दिया गया है, इसलिए हम पहले इसको डिस्कस करेंगे भाग 22। उसके बाद भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें होगा क्या क्या, तो पहली चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, फेडरल है, यूनिटरी है, क्वासी फेडरल है, कैसी है। अब आर्टिकल 2 और 3 देखोगे तो उसमें बताता है कि नए राज्य का निर्माण कैसे होता है। नए राज्य बनाना है तो उसका निर्माण कैसे किया जाएगा। और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मैन, ठीक है, तो ये माउंटबेटन, इन सब की काफ़ी योगदान रहा, जो 552 रियासतें थी उनको एक करने में, उसका एकीकरण करने में। तो इन सभी को डिस्कस करेंगे केस लॉ के माध्यम से। बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। और पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो आपको यदि पता हो तो बताइए। जो हमारी प्रियम्बल है, प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वेदर इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। दूसरी चीज़ की प्रियम्बल में क्या संशोधन किया जा सकता है, अगर संशोधन किया जा सकता है और इसका भाग है कि नहीं है, ये जो मैंने केस लॉ के माध्यम से बताया था ना, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इतना सा आप करिए अगर आपको पता है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे जब देखेंगे कि हमारा जो संविधान है, संविधान क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका संघात्मक, यानी कि जो हमारा फेडरल, ठीक है, और दूसरा कहलाता है एकात्मक यानी कि यूनिटरी। संघात्मक संघ के पास पावर होती है, एकात्मक यानी कि किसी एक के पास पावर होती है। संघ में कि दोनों बटा होता है, एक राज्य एक उसमें केंद्र में। एकात्मक में सिर्फ एक ही के पास पावर होती है, एक ही वो हमें निर्णय लेता है, एक ही ऑर्डर करता है, सारी चीज़ एक ही सरकार करती है। लेकिन संघात्मक दो हो जाते हैं, संघ यानी यूनियन भी आ जाता है, स्टेट भी आ जाता है। तो हमारा जो संविधान है ना, वो कैसा है, ना ही संघात्मक है ना ही एकात्मक है। कैसे, अब यहाँ पे कहने को तो संघात्मक है कि यूनियन के पास भी पावर रहती है, स्टेट के पास भी पावर रहती है कि अपने क्षेत्राधिकार में रूल्स बना सकते हैं, विधि पारित कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पर क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है हमारा संविधान। पावर किसके पास, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा रूल बना सकती है। लेकिन कब, अब वो कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ परिस्थितियाँ बताई गई हमारे संविधान में। अब परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, भारत का संविधान जो है ना, सामान्यतः हमारा भारत में संविधान कैसा है, संघात्मक शासन है। जैसा कि अभी ऊपर बताया, संघात्मक यानी कि स्टेट को कुछ पावर दी गई है, कुछ यूनियन को पावर दी गई है। परंतु भारत का संविधान ना तो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाता है, संघात्मक और एकात्मक होते रहते हैं। अब जैसी परिस्थितियाँ आएगी उसी अकॉर्डिंग संघात्मक भी हो सकता है, एकात्मक भी हो सकता है, यूनिटरी भी हो सकता है, फेडरल भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो संविधान वो कैसा है, अर्धसंघी यानी कि क्वासी फेडरल कहलाता है ये। अब संघीय संविधान की विशेषताएं क्या है, जो हमारा संघीय व्यवस्था है ना यहाँ चलती है, तो संघीय व्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती है हमारे संविधान के तहत। तो यहाँ पे देखें, संविधान की सर्वोच्चता। जब संविधान है
तो संविधान से ऊपर कोई भी नहीं होगा। अगर संघीय है ना तो संविधान से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे आपका राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, प्रधानमंत्री हों, कोई भी व्यक्ति, चाहे एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सबके लिए बराबर है संविधान हमारा। ये पहली विशेषता है कि इस संविधान से ऊपर कोई भी नहीं होगा। और दूसरा आता है कि लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, जो संविधान होता है ना वो लिखित रूप में होता है। तीसरी चीज, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। अब देखो आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7, जब आप शेड्यूल 7 देखते हो तो शेड्यूल 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो ये 3 सूचियां बटी हुई है। संघ सूची में कौन बनाएगा कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। राज्य सूची में कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और जब बात करें समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट की, तो उस पर कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और ये स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ये दोनों बना सकते हैं। लेकिन एक सेक्शन है 246 में, 246 क्या कहता है, यहाँ पे बंटवारा करने की बात करता है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। इसमें बताया गया है कि अगर संघ सूची के सब्जेक्ट हैं तो उसमें कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है यानी कि राज्य सूची है तो उसमें राज्य कानून बनाएगा। इन शक्तियों का बंटवारा किया गया 246 के तहत। लेकिन एक चीज़ और आती है कि अगर राष्ट्रीय हित पे कानून बनाना है, अगर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे कहती है या फिर संघ को लगता है कि राष्ट्रीय हित में कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जो किसकी सूची में है, राज्य सूची में है, ठीक है, तो राज्य सूची में अगर राष्ट्रीय हित में कोई कानून बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। ये हो गया, पावर्स का बंटवारा हो जाता है। फोर्थ आता है कि संविधान का लचीला व कठोर होना। यह परिस्थिति में संविधान लचीला भी हो जाता है और साथ ही साथ ये कठोर भी हो जाता है। अब वो देखा जाता है कि संशोधन किस तरह का होना है, क्योंकि जब संविधान लचीला कठोर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आसानी से कुछ चीज़ों को संशोधित किया जा सकता है और कुछ चीज़ों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्या है, ये लचीला भी है हमारा संविधान और कठोर भी है, दोनों तरह का है यहाँ पे। अब लचीला कठोर का मतलब क्या होता है, अब देखो आर्टिकल 2 देखो, आर्टिकल 3 देख लो, आर्टिकल 107 देख लो। वहाँ पे क्या होता है, 50% मेजोरिटी के साथ यहाँ पे पास हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा लचीला भी है। अब कठोर की बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए अगर उसको पास करवाना है तो इसलिए ये लचीला भी है हमारा संविधान और कठोर भी है। सबसे बड़ी बात आती है कि हमारा जो न्यायपालिका जुडिशरी है वो जुडिशरी स्वतंत्र होती है, ना ही कार्यपालिका के उसमें आती है ना ही विधायिका की। विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है उस कानून को एग्जीक्यूट करवाना। लेकिन इस विधि में जब एग्जीक्यूट किया जाता है, विधायिका जब कानून बनाती है तो कार्यपालिका एग्जीक्यूट करवाता है, उसको लागू करवाता है। और लागू करवाने में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाता है, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में क्या करेगा, उस कानून का रिव्यू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट करेगा, भाई सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये कानून क्या है कि इनके राइट्स का वॉयलेशन करता है, तो उसको वहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है, उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 13 में है ना, रिव्यू कर सकता है उसका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब देखिए, अनुच्छेद 50 देखोगे तो अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। पहले कार्यपालिका को ज़्यादा पावर दी जाती थी। सीआरपीसी में भी देखोगे तो जब इसके पहले की सीआरपीसी थी 1898 वाली सीआरपीसी, अभी तो कौन सी लागू है, 1973 की लागू है ना, इसके पहले 1898 वाली लागू थी। तो उसमें क्या है, जब इसमें ये लागू थी इसमें कार्यपालिका को ज़्यादा, मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ज़्यादा पावर्स दी जाती थी। लेकिन बाद में क्या कर दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ज़्यादा पावर दी गई, कार्यपालिका को थोड़ा कम किया गया इसमें। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया।
केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्राधिकार में कानून बनाएं एवं एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें। अब यहाँ पे जब क्या होता है कि संघ सूची है, राज्य सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, समवर्ती सूची जो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, जब संघ सूची है तो संघ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, लेकिन जो राज्य सूची है उसके विषय में राज्य ही कानून बना सकता है। अब एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में अगर इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे अतिक्रमण होगा, तो कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता है। आरंभिक अधिकार और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कि अगर इन दोनों में कोई राज्य और केंद्र में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा और इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट जाएगा। आरंभिक अधिकारिता है 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इसमें कि केंद्र और राज्य के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, राज्य और राज्य के बीच में होता है कि केंद्र और राज्य या फिर और दूसरे राज्य के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठा है। तो आर्टिकल 131 क्या कहता है? आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है ये। अब आता है 13(2). अब ये सब क्या है? ये स्वतंत्र न्यायपालिका के संबंध में ही है पूरा। तो अब यहाँ पे आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति के बारे में बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, जुडिशियल रिव्यू की। अब यहाँ पे अगर कोई विधि ऐसी बनाई जाती है जिसको शून्य घोषित करवाना हो तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। विधि ऐसी बनी है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है या फिर किसी के राइट्स का वायलेशन करती है, तो यहाँ पे उसको विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और जैसे कि एक आया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, लाया गया था किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग गठन किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसमें कहा गया था कि इसी कमेटी के द्वारा क्या किया जाएगा? जजेस की नियुक्ति की जाएगी। अब भाई जब सरकार ही नियुक्ति करेगी तो घोटाला तो होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या बोला कि नहीं भैया, हमारी जो नियुक्ति है, जजों की नियुक्ति जो है ना, वो किस पे होगी? वो कॉलेजियम सिस्टम से होगी। कॉलेजियम सिस्टम में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट की जो हायर जजेस होते हैं, सीनियर जजेस, वो इसमें शामिल होते हैं और डिसाइड करते हैं कौन जज बनेगा, क्या कैसा रहेगा, कॉलेजियम सिस्टम से। और इसको क्या कर दिया गया? इस जो संशोधन किया गया था ना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में, इसको क्या कर दिया? शून्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो पुनर्विलोकन का ये बहुत बड़ा फायदा है। इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। किसको? NJSC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। अगर ये लागू हो जाता तो इसमें न्याय सही से कहाँ हो पाता? भाई जिसको चाहे तो सरकार क्या बना दे? जज बना दे फिर तो। इसलिए अनुच्छेद 121 में क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों के आचरण के बारे में किसी भी तरह की चर्चा संसद में नहीं होगी। यानी कि जो हाई कोर्ट जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, तो उनके बारे में किसी भी तरह की चर्चा संसद में नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 121 कहता है, ये जजों को सुरक्षित करता है कि उनके आचरण कैसे है, क्या है, आचरण सही है, गलत है, ये सब के बारे में नहीं होगा। यहाँ पे संसद में कोई चर्चा ही नहीं होगी इनके बारे में। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा संविधान अर्धसंघीय है कैसे? अभी तो हमने बता दिया क्वासी फेडरल है। जब क्वासी फेडरल है तो यहाँ पे अर्धसंघीय है कैसे? तो यहाँ पे अब बात देखते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति। जब हम राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देखते हैं ना, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 155, 156 में कहता है, वहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यहाँ क्या कर सकते हैं? पद को धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, ठीक है, जो विधानमंडल के प्रति नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है, यानी जब तक वो चाहेगा। तो यहाँ पे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है राज्यपाल। लेकिन क्या है कि जब विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक है तो राज्यपाल की अनुमति के बिना भी पारित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति क्या कर रहा है?
उसको अपॉइंट कर रहा है। अपॉइंटमेंट के बाद क्या हो रहा है कि उसकी अनुमति के बिना पारित नहीं हो सकता भाई। और राज्यपाल क्या है कि विधानमंडल पर उत्तरदायी है नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ये संघीय सिद्धांत के प्रतिकूल है। दूसरा आता है आर्टिकल 249। कहने को तो कह दिया कि राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, कि राज्य बनाएगा अपने क्षेत्राधिकार में। लेकिन एक पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय हित। अब ये राष्ट्रीय हित जुड़ गया है, तो राष्ट्रीय हित में अगर कोई कानून बनाना है जो राज्य सूची के विषय हैं, तो उस पर क्या किया जा सकता है कि यदि राज्यसभा 2/3 यानी 2/3 बहुमत से घोषित कर दे कि जो राज्य सूची में है 66 विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची में, तो उस 66 सब्जेक्ट में से किसी में कानून बनाना है तो यहाँ पर राज्य संसद बना सकती है उस पर कानून, और कोई भी ऐसा, कोई राज्य ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता उस पर। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में है ना, नेशनल इंटरेस्ट पे है, सबके इंटरेस्ट के, सबकी भलाई के लिए बनाया जा रहा है कानून। तो यहाँ पे अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो यहाँ पे राष्ट्रीय हित में कानून बनाया जा सकता है राज्य सूची के। अब उसके राज्य सूची में क्या कर रहा है, उसके क्षेत्राधिकार में इंटरफेयर कर रहा है केंद्र, तो है तो फिर यहाँ पे अर्धसंघीय हुआ ना फिर तो। तीसरा चीज आता है कि अनुच्छेद 3, नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नाम बदलने की संसद की शक्ति है। यानी कि संसद क्या कर सकती है, उस राज्य से बिना पूछे किसी भी राज्य को, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, अब इन सभी में क्या कर सकती है संसद, इनका नाम चेंज कर सकती है। नाम चेंज कैसे कही, जैसे मध्य प्रदेश का पहले सेंट्रल प्रोविंस था, यूपी का कुछ दूसरा नाम था, जैसे उड़ीसा का पहले क्या था, उत्कल था, उत्कल से पहले कलिंग था, यहाँ पे नाम चेंज किया गया। तब ऐसे ही क्या कर सकती है, उस राज्य से बिना सहमति के, राज्यों की बिना सहमति के क्या किया सकता है, इसमें चेंजेस किया जा सकता है, इसलिए ये अर्धसंघीय है। नेक्स्ट की बात करें तो आपात उपबंध। और जब आपातकाल लगाया जाता है तो सारी पावर्स किस पे चली जाती है, प्रशासन केंद्र में निहित हो जाती है, और जो राज्य सरकार है राज्यों को क्या करना पड़ता है, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन चलाना पड़ता है। क्योंकि जो वहाँ पे अगर राष्ट्रपति शासन वगैरह कुछ लग जाता है तो यहाँ पे सारी पावर्स राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, और राष्ट्रपति जैसा चाहे तो करवा सकता है, केंद्र सरकार जैसा चाहे तो वहाँ पे करवा सकती है। फिर अब एक केस था SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बस दूसरे प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। तो भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और संघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। जो संघवाद है ना, उस संविधान का क्या आधारभूत ढांचा है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता, ये बोला गया था इस केस में। क्योंकि अगर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया ना तो उसको हटाया नहीं जा सकता फिर। तो बेसिक स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरी है समझना कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। राज्य अपने क्षेत्र में संप्रभु व स्वतंत्र है, किंतु कुछ अपवादित दशाओं में केंद्र राज्यों की शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब यहाँ पे है ना कि देखो, जो राज्य है अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्राधिकार में कानून बना सकता है, स्वतंत्र है, विधानमंडल बनाए गए इसीलिए जो कानून बना चाहे अपने राज्य सूची में बना सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो केंद्र सरकार है वो तो राज्य सूची में बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र की सूची वाले से, उसमें सब्जेक्ट जितने हैं उसमें कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ दशाओं में इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, स्वतंत्र भले है राज्य लेकिन कुछ दशाओं में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस केस में ये हेल्ड किया गया था। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमारा भारतीय संविधान ना तो संघीय है ना एकात्मक है, अब इसका मतलब बोला जाए तो अर्धसंघीय है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेंस में भी काम आएंगे, प्री में भी काम आएंगे, इसमें जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करें हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो यहाँ पे 22 भाग हैं, ठीक है। 22 भाग में
उसके बाद 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ बताई गई हैं। पहले अनुसूची कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद 4 और जोड़ दी गई, तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं इसमें। ये तो पता होगा आपको। अब जब भाग 22 की बात करें, लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संक्षिप्त नाम वगैरह दिया है, प्रारंभ, निरसन, यानी कि रिपीट करने के बाद आती है, ये सब लिखा हुआ है। तो संक्षिप्त नाम की बात करें तो ये जो आर्टिकल 393 है वो बात करता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान। अब आपको मैंने 2 डेट बताई थी। एक डेट बताई थी 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को ये हमारा जो संविधान है ना वो पारित किया गया था और कुछ उसके आर्टिकल लागू कर दिए गए। जैसे नागरिकता के थे 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60 शपथ वगैरह, 324 जो इलेक्शन कमीशन था, निर्वाचन आयोग वगैरह था, ठीक है। ये 366, 367, 388, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं 393, इसको तुरंत लागू कर दिए गए थे। तुरंत का मतलब 26 नवंबर 1949 को। बाकी शेष जो थे उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये 2 डेट तो आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। तो एक तो लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, दूसरा 26 जनवरी 1950 को। यानी जितने आर्टिकल यहाँ पे लिखे हुए 394 में, ये सब कब लागू हुए थे? 26 जनवरी 1949 को। और बाकी जितने भी बचे तो सबको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जब ये लागू हुआ था तो इसके पहले कुछ अधिनियम लागू हुए होंगे जिसके अनुसार ये हमारा चल रहा था, देश शासन व्यवस्था चल रही थी, तो उसको रिपीट कर दिया गया। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, इनको रिपीट कर दिया गया। एंड अदर एक्ट जो थे और भी काफ़ी एक्ट उसको रिपीट किए गए थे उस टाइम पे। अब बात करते हैं भाग 1 के। भाई ये भाग 22 खत्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं, एक बस एक आर्टिकल और है। वो आर्टिकल क्या कहता है कि जब संविधान बना था हमारा, वो कैसा था? वो आपका था पूरा इंग्लिश में, हिंदी में नहीं था। जब इंग्लिश में था तो उसको क्या किया गया? हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। 394A ये बाद में जोड़ा गया था, जिसमें क्या किया गया था? ट्रांसलेट किया गया था, हिंदी में प्राधिकृत पाठ किया गया इसको। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक आर्टिकल और था जिसको भी हमने डिस्कस कर लिया। भाग 22 आपको पूरी तरह से अब समाप्त होता है। अब आता है भाग 1 के बारे में। तो भाग 1 क्या कहता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि 1 से लेकर 4 तक में पूरा बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र का मतलब जो हमारा पूरा भारत है, भारत का बाउंड्री जो बनी हुई है, कहाँ से कहाँ तक है पूरा भारत, उसके अंदर का ये पूरा राज्य क्षेत्र क्या कहलाता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे पहला आर्टिकल जो कहता है वो कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में कहता है। तो यहाँ पे जब इसका सब क्लॉज 1 देखोगे तो इसमें क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि जो हमारे स्टेट हैं, 28 स्टेट है ना, ये राज्य हैं, इन राज्यों का संघ क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। इसके लिए एक केस था, केस सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया गया कि जो इसमें इंडिया वर्ड है ना, इसको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम हमेशा भारत लिखते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, तो इसलिए इंडिया का हटा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि इसमें स्पष्ट लिखा है भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत का ही मतलब इंडिया है और राज्यों का ये संघ होगा। अब ये राज्यों का संघ तो होगा, लेकिन राज्य कौन कौन से होंगे ये यहाँ पे नहीं बताया। ये पटक देगा आपको अनुसूची 1 में, बोलेगा जाओ
वहाँ पे अनुसूची 1 पढ़ो। अनुसूची 1 में क्या है, वहाँ पे बताया गया कि राज्य बताए हैं और वहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी बताया है। तो यदि आपको देखना है कि कौन कौन से राज्य हैं तो अनुसूची 1 में चले जाओ आप। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, जितने भी हैं सारे राज्य वहाँ पे बताए गए हैं और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश भी बताए गए हैं। आ गई बात इतनी समझ में? तो अब यहाँ पे दूसरा क्या कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, अब यहाँ पे राज्यों का संघ तो है, अब राज्य कौन से होंगे, जो पहली अनुसूची में बताए गए। ये यहाँ पे लिखा है ना, पहली जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है वो क्या कहलाएंगे, वो राज्य कहलाएंगे। अब भारत के राज्य क्षेत्र की बात करें तो भारत के जो राज्य क्षेत्र है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है कि भारत के राज्य 3 प्रकार में से राज्यों का राज्य क्षेत्र, यानी जो स्टेट है 28 राज्य बताए गए हैं, ठीक है। तो वो 28 राज्य क्या है, राज्यों के राज्य क्षेत्र हो गए। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 तरह के तो राज्य क्षेत्र आएंगे ना। पहला हो गया 28, दूसरा आता है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि 8 यूनियन टेरिटरी जो बताए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं, और तीसरा है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र भी यहाँ पे लिखा है, हालांकि अभी कोई क्षेत्र ऐसा अर्जित किया नहीं गया है, बट यहाँ पे इन्होंने जो संविधान बनाते टाइम ना ऐसे प्रावधान कर दिया गया है कि भैया अगर किसी क्षेत्र को अर्जित करना है ना, कर लेना। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को अर्जित कर लो, पाकिस्तान को अपने मिला लो, अर्जित हो जाएगा। बांग्लादेश है, बांग्लादेश को मिला लो। भूटान है, किसी एग्जाम्पल है कि अगर अर्जित करना चाहे तो हो सकता है। यहाँ पे प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में, पहले से सारी चीज करके गए हैं। ये हो गया राज्य क्षेत्र 3 प्रकार के। लेकिन ये जो राज्य बने हैं, संघ राज्य क्षेत्र बने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो 552 रियासतें थी और इनके एकीकरण का काम किसको दिया गया था, 3 लोग थे, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। वीपी मेनन कौन थे, एक IAS अधिकारी थे उस टाइम के। और यदि मान लीजिए ये पूछा जाए क्वेश्चन कि 552 रियासतों को मिलाने का काम किसका था और इन दोनों का नाम ना रहे तो किसका देना है, माउंटबेटन का देना है, ठीक है। तो माउंटबेटन भी काफ़ी इसमें मददगार साबित हुए थे इसके एकीकरण के लिए, इन्होंने कई कार्य किए थे। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला आता है कि जब ये रियासतें जुड़ने की बात आई तो 3 रियासतें थी, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। ये तीनों क्या है, तीनों जुड़ना नहीं चाहते थे हमसे, भारत से नहीं जुड़ना चाहते थे। बहुत यहाँ पे इनसे बोला गया लेकिन जुड़ना नहीं था। अब क्या है कि जब भारत है पूरा, तो भारत के बीच में अगर ये कुछ हैं, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पे तो ये भारत के बीच में कैसे एक देश हो सकते हैं। इनको अलग देश चाहिए तो अलग देश कैसे दे सकते हैं, बीच में कैसे होंगे। इसलिए क्या किया गया था, यहाँ पे हैदराबाद को मिलाने के लिए ना ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कश्मीर को मिलाने के लिए यहाँ पे विलय पत्र, यानी कि जो हरि सिंह है उन्होंने क्या किया था कि इसमें विलय पत्र पर साइन किया था और कश्मीर को इसमें मिलाने की बात की। जूनागढ़ जो जनमत संघ, यानी जनमत संघ का मतलब कि जो वहाँ की जनता थी उसके उनके वोटिंग के द्वारा यहाँ पे किया गया कि इसको किसमें शामिल करना है, शामिल होना है कि नहीं होना। तो जूनागढ़ को इन 3 रियासतों को शामिल किया गया था इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये शामिल हुए थे, सभी को शामिल किया गया तो सभी को मिलाकर 4 राज्य बनाया गया था। कितने राज्य बनाए गए, 4 राज्य। ये आज़ादी के समय की बात है। 4 राज्य कौन कौन से बनाए गए, ABCD। तो पहला ए में किसको शामिल किया गया था, 9 राज्य ए में शामिल थे जो इसमें ब्रिटिश प्रोविंस कहा जाता है, जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स राज किया करते थे। दूसरा बी नंबर का आता है, जो बी नंबर की स्टेट था उसमें 9 राज्य शामिल हैं। अभी के जो राज्य है ना, अभी के 9 राज्य इसमें शामिल किए गए थे जहाँ राजाओं का शासन था, जो राजा महाराजा थे ना उनका शासन था। सी नंबर था कमिश्नरी राज्य, जिसमें 10 राज्य थे, जैसे चेन्नई, जालंधर, अजमेर, भोपाल,
ये सब बड़े बड़े शहर जिसमें अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था। अंग्रेज क्या करते थे, बड़े बड़े कब्जे में, बड़े बड़े शहर में कब्जा कर लेते थे और उसको कमिश्नरी के रूप में बना देते थे। अब ये बताइए, अब यहाँ पे जैसे ये पूरा भारत का नक्शा है, अब यहाँ पे मान लीजिए चेन्नई यहाँ पे है, भोपाल यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो आती थी ना कि कमिश्नरी वाले जो राज्य है, सी राज्य है, सी राज्य में एक पार्ट यहाँ पे है, एक पार्ट यहाँ पे है। तो इसको क्या किया, इन सभी को अलग अलग करने के लिए एक बाद में राज्य बनाया गया, ठीक है। तो डी नंबर में एक यूनियन टेरिटरी थी अंडमान निकोबार। तो ये प्रॉब्लम होती थी कि एक राज्य यहाँ पे है ए नंबर में, यानी कि ए राज्य में एक स्थान यहाँ है, एक स्थान यहाँ है, फिर यहाँ पे दूसरा आ जाता है, बी राज्य आ जाते हैं, यहाँ पे सी राज्य आ जाता है। सबको फिर क्या किया गया, धीरे धीरे अलग किया गया भाषा के आधार पर। अब कुछ लोगों को कहना था कि यहाँ पे हमको भाषा के आधार पर क्या बनाया जाना चाहिए, यहाँ पे राज्य बनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए बी नाम का राज्य है, अब बी नाम के राज्य में यहाँ पे महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तेलुगु बोल रहे हैं, यहाँ पे तमिल बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भाषा बोल रहे हैं, तो ये भाषा के आधार पर बनाया जाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ कमेटी गठित की गई थी। कमेटी की पहली कमेटी जो गठित की गई थी वो कौन थी, एस.के. धर कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, न्यायमूर्ति थे, और इन्होंने रिपोर्ट सौंपी 1948 में। जब रिपोर्ट सौंपी तो इसका विरोध किया जाने लगा और बाद में बोला गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। एस.के. धर कमेटी पहली कमेटी जो भाषा के आधार पर राज्य के बनाने की बात की जा रही थी। उसके बाद दूसरा कमेटी आती है आपकी कौन सी, जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी अर्थात जवाहरलाल वल्लभ पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति। अब जब इन समिति बनाया गया तो इसमें भी क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि भाषा के आधार पर हम गठन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बोल दिया कि भाषा के आधार पर गठन नहीं करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति था, व्यक्ति कौन था, पेट्टू श्रीरामुलु। पेट्टू श्रीरामुलु जो थे उन्होंने क्या कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया। धरना प्रदर्शन यानी भूख हड़ताल पे बैठ गए और कहा कि मुझे भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। पेट्टू श्रीरामुलु का कहना था कि ये इनको मद्रास के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये तेलुगु बोलते हैं। जब ये तेलुगु बोलते हैं तो इनकी अलग भाषा है, महाराष्ट्र यानी मद्रास वालों की अलग भाषा है, तो हमको अलग देश चाहिए। 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भाषा के आधार पर बना आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश बनाया गया उसके बाद तीसरी कमेटी गठित होती है, फजल अली आयोग, जो 1953 में गठित हुई। फजल अली आयोग जब गठित होता है, ये फजल अली कौन थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इनकी रिपोर्ट दी गई 1958 में। सो 1956 में, ठीक है, 1956 में यहाँ पे रिपोर्ट दी गई और इसमें कहा गया, इनके द्वारा क्या कहा गया कि भाषा के आधार पर हम गठन कर सकते हैं राज्य को, क्योंकि जहाँ तमिल बोली जाए, तेलुगु बोली जाए उसको आंध्र प्रदेश बना दिया, जहाँ पे मराठी बोली जाए उसको महाराष्ट्र बना दिया। तो इसी तरह से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित किया गया और बताया गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी इनको बनाया जा सकता है। जब यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट सौंपी तो उसके बाद क्या होगा कि 7वां संशोधन किया गया 1956 में, और जिसमें ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। जब ये सब हो गया तो एक और स्टेट था, कौन सा, पेप्सू, जिसको पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन बोला जाता था, जिसमें कई राज्य थे। अब इसमें क्या हुआ था कि इसके लिए भी जब इसमें विवाद उत्पन्न हुआ, विवाद क्या था कि ये पेप्सू तो था लेकिन बड़ा शहर यानी बड़ा राज्य था, जिसमें कहीं हिंदी बोली जा रही है, कहीं पंजाबी बोली जा रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं
और कुछ स्थान विवादित थे। तो यहाँ पे शाह आयोग का गठन किया गया 1966 में। जब 1966 में शाह आयोग का गठन हुआ तो रिपोर्ट में कहा गया कि इसको क्या किया सकता है, इसको बांटा जा सकता है राज्यों में। तो जहाँ हिंदी बोली जा रही थी उसको हरियाणा बना दिया, जहाँ पंजाबी थी तो पंजाब कर दिया, पर जहाँ बहुत सारे पहाड़ वगैरह थे, पर्वत थे, तो उसको हिमाचल प्रदेश, और जो विवादित था उसको चंडीगढ़ बना दिया गया। तो इस तरह से पेप्सू को तोड़ दिया गया। किसके तहत? शाह आयोग के गठन के बाद, 1966 के बाद। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? ये थे कुछ कहानी। कौन सी कहानी? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, 552 रियासतें थी, 552 रियासतों को जोड़ने के लिए जो कार्य किया गया ना, वो सारी चीज़ें थी। अब आ जाओ आर्टिकल 2 में, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में। जब नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में, अर्थात विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाने की संसद की शक्ति है। जो हमारी संसद है ना, किसी विदेशी क्षेत्र को क्या कर सकती है? भारत में मिला सकती है। अगर विदेशी कोई राज्य है, कोई स्थान है, नेपाल अगर मान लीजिए कहता है कि मुझे भारत में मिलना है, तो भारत मिला सकता है। जैसे आप देखो 16 मई 1975 को 35वां संशोधन करके सिक्किम को यहाँ पे सह राज्य बनाया गया। सिक्किम सह राज्य कैसे बनाया? सिक्किम का कहना था कि हम कुछ टाइम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे लोगों के साथ भारत में विरोध तो नहीं होता, यानी कि इनको परेशान तो नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या किया गया, उसको सह राज्य के रूप में 16 मई 1975 को बनाया गया यहाँ पे। उसके बाद 36वां संशोधन किया गया उस 1975 में, उसके बाद 76 में इसका पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, 1 साल बाद इसको क्या किया गया था? पूर्ण राज्य बनाया गया था। सिक्किम को लगा हाँ बहुत बढ़िया है, जैसे लोगों के साथ यहाँ पे व्यवहार होता है दूसरे लोगों के साथ, वैसे यहाँ भी होता है। लेकिन अगर ये सिक्किम यहाँ पे नहीं होता तो सिक्किम एक अलग देश होता। ठीक है, ये पहले अलग देश ही तो था, जिसको बाद में यहाँ पे क्या कर दिया गया, हमारे भारत में मिला लिया गया। ये तो बाहर का था, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे जो वर्तमान राज्य हैं, वर्तमान राज्य कौन से? जैसे हमारे यूपी है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, इन सब में क्या करना हो, उनके निर्माण करना हो नए राज्य का, उसमें से वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, उनके नाम में परिवर्तन करना हो, तो संसद कर सकती है। जैसे नाम परिवर्तन की बात आती है, तो जैसे कलिंग था, कलिंग से उत्कल किया गया, उत्कल से उड़ीसा किया गया, तो ये नाम चेंज कर दिया संसद ने। यूनाइटेड प्रोविंस को क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश कर दिया, सेंट्रल प्रोविंस को मध्य प्रदेश कर दिया, कि इसी तरह से नाम चेंज किया जा सकता है। अब जब वर्तमान राज्य को तोड़ने की बात है, तोड़ के नया राज्य बनाने की बात आती है, तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें की गई। जैसे वर्तमान राज्य से नया राज्य बनाया गया, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग करके एक नया राज्य बना दिया। अगर नया राज्य नहीं बनाता तो किस में था? ये मध्य प्रदेश में ही तो था। तो ये सब करने का काम किसका है? संसद का काम है, संसद कर सकती है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि क्या हम यहाँ पे तो अलग कर दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में राज्य है, इसको अलग करके दूसरा राज्य कर दिया, या फिर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य हैं। अब मध्य प्रदेश का कुछ भाग छत्तीसगढ़ में देना है तो छत्तीसगढ़ में दे सकती है संसद। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई राज्य है, ठीक है, गुजरात में कोई राज्य है, इसको उठा के इतना स्थान पाकिस्तान को दे दिया जाए? ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ के जो स्थान है उसको दूसरे उसमें दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, दूसरे विदेशी राज्य को? तो उसके लिए यहाँ पे केस था, इनरी वेरुबरी मामला, 1960 का केस था ये। अब इस केस में क्या हुआ था कि इसमें क्वेश्चन क्या था कि क्या भारत के किसी स्थान को विदेशी राज्य को संसद दे सकती है? संसद के पास इतनी पावर है, संविधान इतना पावर देता है संसद को कि ये विदेशी राज्य को अपनी कोई स्थान दे दे, भारत को कोई भी स्थान दे दे? तो वही चीज़ यहाँ पे हुई थी। अब इसमें क्या हुआ था, इसके फैक्ट देखें तो सबसे पहली बात, स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे 1947 की माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। माउंटबेटन योजना थी एक, और कानून में हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह कहा गया कि भारत को 2 अलग देशों में विभाजित किया जाएगा, पाकिस्तान और भारत। जो माउंटबेटन योजना थी 1947 की स्वतंत्रता अधिनियम,
जिसमें क्या कहा गया था कि 2 अलग अलग कंट्रीज बनाई जाएगी, अलग कर दिया जाएगा पाकिस्तान और भारत को। अब समस्या ये थी कि भारत को क्या दिया जाएगा, और ठीक वही समस्या पाकिस्तान के साथ उत्पन्न हुई कि अगर हम विभाजन कर रहे हैं, भारत के साथ अगर विभाजन किया जा रहा है, तो कितना हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए, कितना हिस्सा भारत में रखा जाए, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया था, बुलाया गया था। साथ में यहाँ पे इसके मानचित्र का अंतिम रूप नहीं दिया गया था, ठीक है। यानी कि इसमें क्या पाकिस्तान को देना है, क्या भारत में रखना है, ये ठीक था, लेकिन मानचित्र यहाँ पे अंतिम रूप से नहीं बनाया गया। अब क्या हुआ, विभाजन के लिए किसको बुलाया गया, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, जिसको आप बोलते हो ना पाकिस्तान और भारत के बीच के रेड क्लिफ लाइन, इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और इनको क्या करना था, जब इनको बुलाया गया तो इनको अगले 5 हफ्तों के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच के विभाजन करना था, और विभाजन करने की जिम्मेदारी इनको दी गई। जब विभाजन करने की जिम्मेदारी इनको दी गई, तो यहाँ तक कि रेड क्लिफ ने बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत को लागू किया। बहुसंख्यकवाद सिद्धांत का मतलब क्या था कि जिस भाग में, जहाँ पर अधिकांश भाग में मुस्लिम रहते हैं तो उसको पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, और जहाँ हिंदू रहते हैं उसको यहाँ पे हिंदुस्तान रहेगा, भारत रहेगा। तो ये बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत को यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया। अब एक क्षेत्र था पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में, बेरुबारी नामक एक क्षेत्र, जलपाईगुड़ी जिले में एक बेरुबारी नामक एक क्षेत्र था, और रेड क्लिफ ने यह क्षेत्र भारत को दे दिया, भारत को दे दिया क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्यवश इसने क्या कर दिया, मानचित्र में इसका उल्लेख करना भूल गया। मानचित्र में इसका उल्लेख करना ये भूल गया कि ये किसकी ओर जाएगा, भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में। अब इसी का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान ने जब फ़ायदा उठाया तो यहाँ पे दावा करना शुरू कर दिया कि जो बेरोबारी है ना वो हमारा है। क्या दावा किया कि जो बेरुबारी है जलपाईगुड़ी में जिले में ये स्थान है वो किसका है, वो हमारा है। क्यों, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया है, तो दावा करना शुरू कर दिया कि हमारा ही है। और इसी को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। तो इस विवाद को हल करने के लिए ना, तो हमारे नेहरू जी ने 1958 में नेहरू नून समझौता पेश किया गया था। इस समझौते के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि बेरुबारी क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि अगर इनको समान रूप से विभाजित कर दिया है तो आधा हिस्सा इनका, आधा हिस्सा इनका। हालांकि राष्ट्रपति ने क्या किया था कि इसको अपने पास में बुलाया। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए कुछ कंसल्ट करने के लिए क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय को मामला भेज दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय जब मामला भेज दिया गया तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि बेरुबारी संघ से संबंधित करार को पूरा करने के लिए क्या कोई संवैधानिक कार्रवाई आवश्यक है। यानी कि जो बेरुबारी संघ से संबंधित एग्रीमेंट हुआ, नेहरू नून समझौता, उसमें जो बताया गया है क्या उसके लिए कोई संविधान के तहत कोई कार्रवाई करनी है, जरूरी है, संशोधन वगैरह करना जरूरी है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास राज्य का कोई हिस्सा किसी विदेशी राज्य को देने की शक्ति है या नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन को डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करार का उद्देश्य क्या है, भारत की सही सीमा निर्धारित करने, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और संविधान संशोधन 368 के माध्यम से ही किया जा सकता है। यानी कि अगर एग्रीमेंट हुआ भी है तो संशोधन करना होगा संविधान में, और जब संविधान में संशोधन होगा उसी के माध्यम से यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इसको विदेशी राज्य को दिया जा सकता है, इसी स्थान को। साधारण विधि बनाकर यहाँ पे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। एग्रीमेंट बनाया आपने, उसको दे दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना होगा, 368 के तहत यहाँ पे संशोधन करना होगा। 9वां संशोधन किया गया जिसके बाद इनको दिया गया था। तब सरकार ने क्या किया, 9वां संशोधन किया था 1960 में, उसके बाद यहाँ पे उनको दे दिया गया था। अब आ जाओ अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि यदि मान लीजिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संशोधन को, यानी कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है उसको 368 से बाहर रखा गया है। यानी 368 क्या कहता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है ना, संशोधन की प्रक्रिया 368। तो इस 368 से बाहर रखा गया 2 और 3 को। जब यहाँ पे 2 और 3 के तहत संसद कार्रवाई करती है ना, तो सबसे पहले क्या कर देती है, राष्ट्रपति को एक सूचना दे देती है कि हाँ हम किसी राज्य को मिलाने वाले हैं, किसी विदेशी राज्य को अपने मिलाने वाले हैं, या फिर कुछ यहाँ का दूसरे को देने वाले हैं। या फिर यहाँ पे क्या होता है, देखिए
दो चीज़ है, अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 में क्या था, नए राज्य का निर्माण करना, यानी कि विदेश कोई क्षेत्र है उसको एक नया राज्य बनाना। दूसरी चीज़ आता है कि जो वर्तमान राज्य हैं उनमें तोड़ फोड़ करके कुछ नया राज्य बना देना। तो यदि इसके लिए संसद कार्रवाई करती है तो पहले राष्ट्रपति को सूचना दे देती है, और जब सूचना दे देती है तो बाद में राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, अगर संसद में 50% बहुमत हो गया कि ऐसा कार्रवाई कर सकते हैं तो राष्ट्रपति बाध्य है इस पर हस्ताक्षर करने के लिए। क्यों? क्योंकि सूचना पहले दे दी है। और राष्ट्रपति भी जब भी कोई कार्रवाई करता है तो मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करता है। इतना समझ में आया अनुच्छेद 4 तक? यदि समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, मेहनत लगती है थोड़ी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में बताया गया है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नागरिकता किस आधार पर मिल सकती है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे लेक्चर को।